Hello friends, today we will discuss about the perception. Firstly, we will go through the meaning of perception. Meaning of perception: the process by which people select, organize, interpret, retrieve and respond to information. परसेप्शन क्या है? परसेप्शन का मीनिंग क्या है? परसेप्शन जो होता है वो आपके एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी सारी मेंटल एबिलिटीज़ जो होती है यूज़ होती है। इसके अलावा परसेप्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इवेंट को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसको इंटरप्रीट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो एनवायरनमेंट में अपना बिहेव कर सकते हैं। परसेप्शन जो होता है वो आपके डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन। हर किसी का परसेप्शन जो होता है वो हर इंसान के लिए वो अलग अलग होता है। कई बार सेम ही सिचुएशन के अंदर लोग होते हैं लेकिन उन सभी का परसेप्शन जो होता है वो एक दूसरे से अलग अलग होता है। ठीक है, इसके अलावा है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रीट थिंग्स बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड द इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ दे कंसीडर इम्पॉर्टेंट। हम सभी का परसेप्शन जो होता है, हम किसी भी बात को समझते हैं या सोचते हैं तो वो सब हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है और इसके अलावा हम जिन भी बातों की वैल्यू करते हैं उससे भी हमारे परसेप्शन जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेफिनेशन यहाँ पे स्टीफन रॉबिन्स और फ्रेड लूथेंस के अकॉर्डिंग दी गई है। पहला है आपका, परसेप्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट द सेंसरी इम्प्रेशन इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरनमेंट। स्टीफन रॉबिन्स क्या कहते हैं? स्टीफन रॉबिन्स हमको बताते हैं कि परसेप्शन जो होती है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, इवेंट को, कोई भी सिचुएशन को क्या करते हैं, हमारे सेंसरी इम्प्रेशंस के थ्रू लेते हैं। अब सेंसरी इम्प्रेशंस क्या होते हैं? आपके 5 सेंसेस, जैसे कि आपके आई हो गया, ईयर हो गया, नोज़ हो गया, आपका माउथ है, आपका हैंड या फिर आप बोल सकते हो टच। इन सभी के थ्रू आप क्या करते हो, सारी इन्फॉर्मेशन को आप रिसीव करते हो। उसके बाद में आप उनको ऑर्गेनाइज करते हो, उनको एक ऑर्गेनाइज पैटर्न के अंदर डालते हो और उसके बाद में आप ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हो अपनी सारी को। जो भी चीज़ें आप देखते हो, जो भी चीज़ें आप समझते हो, टच किया या जिस भी चीज़ को आपने स्मेल किया है, जो भी चीज़ें आपने सुनी है, और उसके बाद में ब्रेन जो होता है वो उसको इंटरप्रीट करता है। इंटरप्रीट करने का मीनिंग है कि वो उन चीज़ों को समझता है कि क्या चीज़ आपने देखी, क्या चीज़ आपने सुनी, क्या चीज़ आपने समझी या क्या चीज़ को आपने फ़ील किया है, और उसके बाद में ब्रेन आपको बिहेव करने के लिए मोटिवेट करता है कि इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने एनवायरनमेंट में आपको बिहेव करना है या इस तरीके से आपको डील करना है। नेक्स्ट है आपका फ्रेड लूथेंस। फ्रेड लूथेंस, परसेप्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीडिएटिंग cognitive process through which person make interpretation of the stimulus or situation they are forced with। फ्रेड कहते हैं परसेप्शन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव प्रोसेस है। कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब है कि जहाँ पे आपकी सारी मेंटल एबिलिटीज़, आपके सारे दिमाग का यूज़ हो रहा है क्या करने में, आपकी कोई भी सिचुएशन को समझने में, किसी भी स्टिमुलेट को आपको इंटरप्रीट करने में। तो बेसिकली जनरल वे के अंदर आप कह सकते हैं परसेप्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इंडिविजुअल को देखते हैं, उससे इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद में इंटरप्रीट करते हैं, समझते हैं, और फिर उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करते हैं या रिएक्ट करते हैं और अपने एनवायरनमेंट को एक डेफिनेटिव मीनिंग देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेचर ऑफ परसेप्शन। पहला है आपका, परसेप्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल गिव्स मीनिंग टू द एनवायरनमेंट। परसेप्शन क्या होता है, किसी भी एनवायरनमेंट को मीनिंग देने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद में है आपका, इट इज़ अ कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस। कॉग्निटिव तो इसलिए है क्योंकि परसेप्शन जो होता है वो आपको किसी भी इंफॉर्मेशन जो भी आप रिसीव करते हैं उसको आपको थिंकिंग
सोचता है उसके ऊपर, समझता है, इंटरप्रीट करवाता है आपको, ठीक है, आपकी सारी मेंटल एबिलिटीज़ का आपको यूज़ करवाता है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस इसलिए क्योंकि जो भी चीज़ें आपने देखी, सुनी, समझी, उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से आपने रिएक्ट किया है, बिहेव किया है, ये सारी आपके नेचर को बताती है। इसके बाद में आपका पीपल्स एक्शन, इमोशंस, थॉट, फीलिंग्स आर ट्रिगर्ड बाय देयर परसेप्शन, यानी कि इंडिविजुअल जो भी बातें देखता है, सोचता है, समझता है, वो सारा वो अपने एक्शंस, अपने इमोशन, थॉट और फीलिंग्स के थ्रू बताता है, और ये सभी जो होता है वो आपके परसेप्शन के बेसिस पे ही होता है। नेक्स्ट के अंदर ये बता रहा है, सिंस परसेप्शन रेफर्स टू द एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट, इट अकर्स व्हेनेवर स्टिमुलाई एक्टिवेट द सेंस ऑर्गन। यानी बेसिकली परसेप्शन जो होता है वो हमारे किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी इवेंट की स्पेसिफिक नॉलेज हमको गेन करवाता है, ठीक है, और ये तब होता है जब कोई भी स्टिमुलाई हमारे सेंस ऑर्गन को एक्टिवेट कर दें, ठीक है। जैसे कि अगर आपका कोई भी आपका दोस्त आपके सामने आया है, वो आपसे हैंडशेक करता है, तो ये आपका कोई भी स्टिमुलाई हुआ, उसने आपको एक्टिवेट किया, आपके सेंस ऑर्गन को, आपने सेंस ऑर्गन के थ्रू उसे देख लिया, उसे छू लिया, उसे समझ लिया। उसके बाद में अब आपको उससे किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है, वो सब आपको आपके परसेप्शन बताता है कि किस तरीके से आपने उसको फील किया है, समझा है। नेक्स्ट है, though perception has been defined in a variety of ways, it basically refers to the manner in which a person experiences the world. बेसिकली परसेप्शन जो होता है वो बहुत सारे मीनिंग लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी बेसिकली उसका ये कहना है कि जितने भी हम जो भी एक्सपीरियंसेस लेते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं दुनिया के अंदर, वो सारा हमारा परसेप्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट है, परसेप्शन इज़ एन ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक प्रोसेस एंड वर्क्स इन मच the same way within each individual, yet typically yield different perception. जो परसेप्शन होता है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। कोई भी चीज़ आपके सामने आई या किसी भी चीज़ को आपने देखा, कोई भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इंडिविजुअल को, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप उसको सोचने या समझने लग जाते हो इसके ऊपर। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है और सभी इंडिविजुअल के अंदर वो सेम ही तरीके से काम करती है, लेकिन फिर भी हर किसी का परसेप्शन जो होता है हर किसी के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट आते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन की क्या इम्पोर्टेंस है? परसेप्शन ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट रखता है अपने आप में, क्योंकि परसेप्शन जो होता है वो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बनाने में हेल्प करता है। पर्सनैलिटी इंडिविजुअल की तभी बन पाती है जिस तरीके से वो किसी भी चीज़ को या किसी भी एनवायरनमेंट को फील करता है या सोचता है या समझता है। नेक्स्ट है, परसेप्शन इज़ द सेंट्रल इन इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। परसेप्शन जो होता है वो हमें हमारे आसपास में क्या चल रहा है, क्या दुनिया में क्या हो रहा है, उस सबको समझने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है, परसेप्शन अफेक्ट द आउटकम ऑफ आवर बिहेवियर बिकॉज वी एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी सी। परसेप्शन जो होता है वो हमारे बिहेवियर के आउटकम को अफेक्ट करता है, यानी कि हम अब नेक्स्ट क्या बिहेव करने वाले हैं, क्या रिएक्ट करने वाले हैं, वो सब हमारा परसेप्शन ही बताता है हमको, क्योंकि जो हम देख रहे हैं हम उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके लिए बिहेव करते हैं या रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा जो परसेप्शन होता है वो हमारे रियलिटी और हमारे जो भी हम परसीव अंदर से जो हम महसूस करते हैं उन दोनों के बीच में आपको अंतर बताता है। उसके अलावा है, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परसेप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। अगर किसी इंसान को परसेप्शन की अच्छी नॉलेज है, अगर उसको अपने बारे में अच्छी तरीके से पता है, तो वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द परसेप्चुअल प्रोसेस, यानी परसेप्चुअल की जो प्रोसेस है, यानी कि जो स्टिमुलाई अगर आपके सामने आ जाते हैं और उसके बाद में उसे फील करने से लेकर के आपके ब्रेन तक जो भी इंफॉर्मेशन जाती है और उसके बाद में आप क्या रिएक्ट करते हैं, क्या बिहेव करते हैं,
उस सब के बीच के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्चुअल की प्रोसेस को। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स आपके दिए गए हैं। पहला है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीव्ड। पहला परसीवर यानी कि जो परसीव करने वाला है, ठीक है, यानी कि आप लोग। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेटिंग यानी कि आप किस फिजिकल सेटिंग के अंदर खड़े हो, कौन से एनवायरनमेंट में आप खड़े हो। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीव्ड यानी कि ऐसी कौन सी ऑब्जेक्ट है या ऐसा कौन सा सिचुएशन है या कोई इंडिविजुअल है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप परसीव करने वाले हो। तो हम 1 बाय 1 इनका एक एक डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पहला है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर। तो परसीवर को भी बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्चुअल की प्रोसेस के टाइम पे, जैसे कि उसके पास्ट एक्सपीरियंस, उसके नीड्स और मोटिव्स, पर्सनैलिटी, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड यानी कि जो भी उसने पहले से उसके बारे में एक्सपीरियंस कर रखा है। जैसे कि अगर उसके सामने उसके फेवरेट फूड अगर रख दिया जाए तो पहले से ही उसको वो पसंद है, तो वो पहले से ही उसके लिए अच्छे रिस्पॉन्स उसके लिए उसको शो करेगा। उसके अलावा नीड्स और मोटिव्स, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि अगर यहाँ पे अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है या अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर जैसे गिटार सीखने में इंटरेस्ट है, तो अगर आपको लाइब्रेरी में ले जाके खड़ा कर दिया जाए या अगर आपको किसी प्ले शॉप में अगर लेके जाया जाए जहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं गिटार या म्यूज़िक से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप उसको ईजीली आप उसको परसीव कर सकते हो। या बहुत सारे ऑब्जेक्ट में जो आपको पसंद है, जो आपका इंटरेस्ट है, उन सब में से आप वही चीज़ का आपके ऊपर उसका ध्यान जाएगा। नेक्स्ट है आपकी पर्सनैलिटी। आप किस तरह की पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हो, तो उसके ऊपर भी आपकी परसेप्चुअल प्रोसेस डिपेंड करती है। उसके बाद में आपके वैल्यूज़ और एटीट्यूड। वैल्यूज़ और एटीट्यूड का मीनिंग है कि आप किन बातों में अपनी राय रखते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली परसीवर जो होता है वो उसी अकॉर्डिंग अपना परसेप्चुअल प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेटिंग यानी कि आप किस सेटअप में खड़े हो। तो आपके सेटअप जो होते हैं वो 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला है आपका फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट, सोशल और ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट यानी कि जो आपका फ़िज़िकल सेटअप है, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ को पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपका किस तरीके से, अगर बेंचेस है आपके पास में अवेलेबल, बुक्स आपके पास में अवेलेबल है, तो आप इजीली उस सेटअप के अंदर इजीली आप जो भी परसीव करना चाहते हो, जो भी समझना चाहते हो, वो आप इजीली उस चीज़ से समझ सकते हो। इसके अलावा सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, अगर आपको सोशली कोई बात समझनी होगी तो आपको कम्युनिटी के अंदर जाना होगा। कम्युनिटी में आपको ही वो चीज़ें आसानी से समझ आ पाएगी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, ये आपके कंपनीज़ के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीव्ड। परसीव्ड क्या हो सकता है? परसीव्ड कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी जो भी चीज़ें हम महसूस करने वाले हैं, जो भी चीज़ें हम समझने वाले हैं, या कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है। अब उनको भी बहुत सारी बातें अफेक्ट करती है, जैसे कि जो भी परसीव्ड होने वाला होता है उसका साइज़ कैसा है, वो मोशन में है या नहीं है, यानी कि अगर कोई भी चीज़ आपके मूविंग होती है तो आप इजीली उसको परसीव कर सकते हो। अगर आपके सामने बार बार रिपीटेशन के अंदर अगर वही चीज़ आती जा रही है तो आप इजीली उसको परसीव कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। या फिर वो कितना ब्राइट है या कितना साउंड क्वालिटी है उस पर, तो वो उस हिसाब से भी हम उसको इजीली परसीव कर सकते हैं। या उसका क्या बैकग्राउंड है, अगर आप सेम बैकग्राउंड रखते हो, ठीक है, येलो के ऊपर ही येलो कुछ अगर साइज़ के अंदर अगर आपको कुछ लिख रखा होगा तो आप इजीली उसको परसीव नहीं कर सकते हो। लेकिन येलो के ऊपर अगर आपने ब्लैक कलर से कुछ लिखा है तो आप इजीली आप उसका ध्यान आपका उसके ऊपर जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन। जो परसेप्शन की प्रोसेस है उसको समझने के लिए यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ काउंटर,
प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट, प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी। हम वन बाय वन करके एक एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे। पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, अकॉर्डिंग टू फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप अ फिगर इज परसीव्ड इन रिलेशन टू इट्स background. The perception of the object or figure in terms of color, size, shape, intensity, etc. depends on the figure ground relationship. देखिए ये वाला जो प्रिंसिपल है ये कहना चाहता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ को परसीव्ड करना है, यानी कि अगर आपको उस चीज़ को समझना है, इंटरप्रीट करना है, तो आपको उसे एक फिगर ग्राउंड रिलेशन में रख कर के समझना होगा। फिगर का मीनिंग है कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, जो किसी भी कलर, साइज, शेप, इंटेंसिटी में हो सकता है। और बैकग्राउंड जो होता है वो उसके पीछे का होता है, ठीक है। जैसे कि आप बोर्ड का एग्जांपल ले सकते हो, क्लासरूम के अंदर जो बोर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वो जो होता है वो आपका या तो ब्लैक कलर में होता है या मे बी आपका ग्रीन कलर में होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो आप ऑब्जेक्ट या फिगर जो आप यूज़ करते हो वो आपके वाइट चॉक से आप यूज़ करते हो, वो तभी आपका विजिबल हो पाता है, तभी आप उसको इजीली समझ पाते हो, ठीक है। अगर वही सेम अगर उनका कलर रख दिया जाता है तो आप उसको इजीली परसीव नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जो ग्राउंड होता है उसमें जो फिगर रखा होता है उसका कलर तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर सेम कलर में रखे जाएगा तो आप उसको इजीली परसीव नहीं कर सकते हो। उसकी साइज़ और शेप भी डिपेंड करती है। अगर आपने एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड लिया है और उसमें अगर आपने छोटी सी कोई चीज़ रख दी गई है तो आप इजीली आप उसको परसीव नहीं कर सकते। इसके अलावा उसकी इंटेंसिटी, ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान दिलवाना हो तो आप इजीली उसके ऊपर ब्राइट कलर्स यूज़ करेंगे या ब्राइट लाइट यूज़ कर सकते हैं या नॉइस आप यूज़ कर सकते हो, तभी जाकर के आप इजीली उस चीज़ के ऊपर परसीव कर पाओगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर कहता है कि हम कोई भी चीज़ को इजीली समझ सकते हैं अगर वो इनकम्प्लीट पैटर्न के अंदर हो। अगर आपको इनकम्प्लीट कोई भी इमेजेस दी जाती है, कोई भी पजल दी जाती है, तो आप उसको देखते ही उसको कंप्लीट करने के लिए आप उसको सोचने लगते हो, या आप ये सोचने लगते हो, ये समझने लगते हो कि अगर ये कंप्लीट होगा तो किस पैटर्न या अगर ये कंप्लीट होते ही किस मीनिंगफुल पैटर्न के अंदर आ जाएगा, या आप उसको ईज़िली किस तरीके से आप उसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक पिक्चर से इसको समझाया है। जैसे यहाँ पे एक फुटबॉल और बियर का पिक्चर आपको दे रखा है, ये इनकम्प्लीट है, लेकिन आपने जैसे ही इसको देखा तो आपने इसको कंप्लीट करने की कोशिश करने लगे। ये आप कंप्लीट कब कर पाते हो? जब आपके पास में पहले से ही पास्ट एक्सपीरियंस होता है, यानी कि पहले से आपने फुटबॉल और बियर की इमेजेस देख रखी हैं, तो आप इजीली पता है कि अगर ये कंप्लीट होंगे तो आप क्या उसका मीनिंग पा सकते हो, या कंप्लीट होते ही ये क्या बन जाएंगे, तो आप इजीली इसको परसीव कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। इजीली ये देखने को मिलता है कि अगर आप सिंगल ऑब्जेक्ट पे आपका ध्यान नहीं जाता है, अगर कोई भी, जैसे कि आप एक कॉमन एग्जांपल समझे कि रोड पे एक दो लोग खड़े हो तो आपका ध्यान नहीं जाता, लेकिन अगर एक बहुत बड़े ग्रुप में अगर लोग खड़े होते हैं तो आपका ध्यान इजीली उसके ऊपर चला जाता है। हम किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टिमुलाई को हम तभी समझते हैं इजीली, या तभी हमारा ध्यान उसके ऊपर जाता है, तभी हम उसको इंटरप्रीट कर पाते हैं जब वो बहुत बड़े ग्रुप के अंदर हो, ठीक है। अब जो ग्रुप है वो भी बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। हम ग्रुप को सिमिलैरिटीज़ पे भी, प्रॉक्सिमिटी और कंटिन्यूटी पे भी देखते हैं। हम यहाँ पे इसको इमेज से समझा सकते हैं। जैसे कि पहला है आपके सिमिलैरिटी। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझना है या समझाना है तो आप उस बहुत सारे ऑब्जेक्ट को जो भी सिमिलर होते हैं उनको एक जगह पे रखिए, आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा और आप उसको ईजीली समझ पाओगे कि ये पर्टिकुलर कौन सी शेप के ऑब्जेक्ट है या क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा प्रॉक्सिमिटी मीनिंग, अगर ऑब्जेक्ट पास में रखे जाते हैं तो हम इजीली उनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है गुड कंटिन्यूशन, यानी कि अगर एक कंटिन्यूटी में रखा जाए। उसके अलावा सिमेट्री और पीरियडिसिटी,
पीरियडिसिटी का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में अगर वही चीज़ को रखी जाए तो हमको ईजीली वो चीज़ें परसीव्ड हो जाती हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। We perceive the simplest possible pattern because they enable the perceiver to perceive the whole from sum of its parts. अगर हम कोई भी चीज़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी पिक्चर को देखते हैं तो अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है तो हमें वो समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर वो सिंपल फॉर्म के अंदर रखी जाती है, अगर उसमें ज़्यादा कलर यूज़ नहीं किए जाते हैं या पर्टिकुलर एक डेफिनेटिव शेप में अगर वो रखी जाए तो हम उसको इजीली समझ पाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक इमेज से समझाते हैं जिसमें आपके फर्स्ट इमेज जो दी गई है एक डिस्ट्रक्टिव इमेज दी गई है, दूसरी इमेज के अंदर आपको इजीली आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल रखा गया है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। तो एक सिंपल और एक डेफिनेटिव फॉर्म के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं तो आप इजीली उसको परसीव कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टर। अब कॉन्टर मीनिंग क्या होता है? कॉन्टर का मीनिंग होता है एक बाउंड्री, एक शेप, ठीक है। यानी कि जो अभी आपका फिगर और ग्राउंड होता है उन दोनों के बीच में एक बाउंड्री होनी चाहिए। द डिग्री ऑफ दिस काउंटर सेपरेटिंग द फिगर फ्रॉम इट्स ग्राउंड is responsible for enabling us to recognize stimuli और object into meaningful pattern। जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटर है वो ये कहना चाहता है कि जो फिगर और जो ग्राउंड है उसको आप इजीली एक मीनिंगफुल पैटर्न के अंदर तभी समझ पाते हो जब उसके बीच में एक डिग्री ऑफ एक बाउंड्री मौजूद हो, और बाउंड्री की वजह से फिगर और बैकग्राउंड जो होता है वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है और हम इजीली उन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ सकते हैं और इजीली उसको याद रख सकते हैं। जैसे कि आपका इस इमेज के अंदर आपको दिया गया है, यहाँ पे दो इमेजेस आपकी दी गई है और यहाँ पे इसको बाउंड्री करके बताया गया है कि कौन सा बैकग्राउंड है और कौन सी आपका फिगर है। फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप और प्रिंसिपल ऑफ काउंटर एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर होता है, बट इन दोनों के बीच में केवल एक डिफरेंस है कि जो फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप वाला जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्टिमुलस को आपको समझना है तो आपको पर्टिकुलर आपके पास में बैकग्राउंड होना ही चाहिए। अगर आपके पास में बैकग्राउंड नहीं है तो आप उसके फिगर को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये वाला जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि फिगर ग्राउंड जो होता है वो हम एक पर्टिकुलर बाउंड्री के डिफरेंस से आप उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग होता है आपका संदर्भ। संदर्भ का मतलब अगर आप समझें कि जैसे कि जब कोई भी बुक पढ़ते हैं आप, तो बुक के अंदर पहले 2 पेजेस के अंदर उस बुक के बारे में या राइटर के बारे में लिखा जाता है और अच्छी बातें बताई जाती हैं ताकि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो उस बुक के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से भी समझा गया है कि एक एग्ज़ामिनर जो होता है वो हायर मार्क्स देता है सेम आंसर शीट पे, ठीक है। तो वो प्लीजेंट कॉन्टेक्स्ट होता है देन इन अ अनप्लीजेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सारे बच्चे जो होते हैं वो सेम ही आंसर शीट लिखते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ जो होते हैं वो उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो जिसने अच्छी तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है उसका कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो चाहे भले सेम ही बातें लिखी गई हो लेकिन उससे वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो उसके लिए हायर मार्क्स देता है, तो उसका परसेप्शन उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मीनिंग होता है अपोजिट, या इसमें देखेंगे आप परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी मच अफेक्टेड थ्रू कंट्रास्ट इफेक्ट as the stimuli that are in sharp contrast to nearby stimuli may draw out maximum attention and carry different perceptual effect। यानी कि ये जो प्रिंसिपल है वो ये कहना चाहता है कि अगर आपको मैक्सिमम अटेंशन चाहिए या डिफरेंट परसेप्चुअल इफेक्ट चाहिए तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रास्ट में रखना होगा, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ पे एग्जाम्पल में आपका दे रखा है कि यहाँ पे 2 इमेजेस आपको दी गई है, पहले आपके छोटे गोले और यहाँ पे आपका बड़ा गोले के अंदर दिया हुआ है। तो आपका इजीली आप कौन सी इमेज जो होते हैं वो आप परसीव कर पाते हो।
कंट्रास्ट का मीनिंग ये होता है कि एक दूसरे से डिफरेंट रखना। यहाँ पे बड़े गोले आपका दिए गए हैं और उसके बीच में एक छोटा गोला दिया गया है, तो आप उस छोटे गोले को ईजिली आप परसीव कर सकते हो, यानी कि उन जो आपका बाहरी जो आपका इमेज दिया गया है उससे आपको ये जो छोटा वाला जो है वो डिफरेंट करता है, कंट्रास्ट में दिए गए हैं। और जो दूसरी इमेजेस के अंदर बाहर वाले जो गोले हैं वो आपके छोटे रखे गए हैं और बीच वाला जो होता है वो आपका इमेज आपका बड़ा दिया गया है। तो बाहर वाली से अंदर वाला जो होता है वो आपका कंट्रास्ट कर दिया गया है, यानी अपोजिट कर दिया गया है। तब जा कर के आप इजीली उस पिक्चर को आसानी से समझ पाते हो और परसीव कर पाते हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टिबिलिटी। अडेप्टिबिलिटी का मीनिंग है उसको रिसीव कर लेना आराम से। द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेम स्टिमुलाई डिपेंड्स ऑन द अडेप्टिबिलिटी ऑफ द परसीवर or perceiver similar stimuli, and individual who adapts himself to work before an interest bright light will perceive normal sunlight as quite dim। अगर किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इवेंट को अगर आप इजीली अडेप्ट कर लिया, आपने एनवायरनमेंट को आपने अपने वर्किंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर आपने अडेप्ट कर लिया है, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल आपके दे रखा है कि एक इंडिविजुअल है जिसको हमने इंटेंस ब्राइट लाइट के अंदर काम करवाया है। पहले उसने बहुत सारा काम बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट के अंदर किया है, तो फिर उसके बाद में वो इजीली नॉर्मल सनलाइट और क्वाइट डिम लाइट के अंदर भी वो काम कर लेगा। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल को आपने पहले से ही डिम लाइट के अंदर काम करवाया है नॉर्मल एकदम, और उसको अगर अचानक से आप ब्राइट लाइट के अंदर लेके जाते हो तो वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाता है, इजीली अडेप्ट नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो उस सिचुएशन के अंदर काम नहीं कर पाएगा, उसको वो परसीव्ड नहीं कर पाएगा उस सिचुएशन को। थैंक यू।